नमस्कार मेरे सभी साथियों, मैं अनुप्रिया सक्सेना, लेक्चरर मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के आधार पर निर्धारित कोर्स के हिसाब से मैं आज आपको अपनी क्लास में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स पढ़ाऊँगी। ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स है। बेसिकली मेरे पास अभी इसकी सिर्फ एक ही किताब है जो बच्चों के पास ज़्यादातर अवेलेबल होगी, सार्थक की। ये हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के लिए है, करंट सिलेबस के लिए कंप्लीट है। तो आज हम अपने सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 इसकी बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रव चालित मशीन और वायु चालित मशीन क्या होती हैं। तो द्रव चालित मशीन और वायु चालित मशीन जिसमें ईंधन जो है या तो वो द्रव रहे फ्लूइड के फॉर्म में या वायु रहे। इसी वजह से हम अपनी उन मशीनों को जो द्रव द्वारा और वायु द्वारा चालित होती हैं उनको हम हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स मशीन्स कहते हैं। तो हमारे इस सब्जेक्ट में और इस कोर्स में हम हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से चालित रहने वाली मशीनें, उसमें फ्लूइड को किस तरह से हम कंट्रोल करें, फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनको कंट्रोल करके और वेरिएट करा के हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी परिभाषा से कि हाइड्रोलिक्स क्या होती है। हाइड्रोलिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यांत्रिकी गुण और प्रभाव, द्रव का यांत्रिकी गुण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली अब मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। प्लीज कैमरा मेरे बोर्ड पर लेकर आए। हम सब जानते हैं कि पदार्थ मैटर कुल 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव और गैसियस फॉर्म में। तो पदार्थ को हमने बेसिकली अब तक पढ़ा होगा, 3 भागों में बांटा जाता है। लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम एक नया पदार्थ पढ़ेंगे जो कि लिक्विड और गैस का मिश्रण होगा। हम उसको बोलेंगे फ्लूइड। मेरे होने वाले भावी इंजीनियर्स को अब लिक्विड और गैस के अलावा एक और पदार्थ को जानना होगा जिसको हम कहेंगे फ्लूइड। फ्लूइड बेसिकली लिक्विड और गैसियस का मिक्सचर होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर मैं बात करूँ एयर की, तो आप लोग एयर को किस श्रेणी में डालेंगे? गैस की श्रेणी में। लेकिन ऐसा नहीं होता, एयर हमेशा मिक्सचर होता है गैस का और मॉइस्चर का। जैसे अभी हमने अपना एग्जाम्पल पढ़ा एयर का, हम एयर को फ्लूइड कह सकते हैं क्योंकि वो गैस और मॉइस्चर का मिक्सचर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फ्लूइड या लिक्विड का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है बहते हुए पानी की। तो सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी या इसका गुण होगा वो होगा बहाव। ये फ्लो कर सकता है। जो भी चीज़ इजीली फ्लो कर सकती है हम उसको फ्लूइड कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में वाटर आप सभी लोग जानते हैं, इसके साथ गैस, एयर और हम इसी एग्जाम्पल जो फ्लो कर सकते हैं हम वही एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे फ्लूइड में। अब हमारा दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी आएगी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। ये किसी भी शेप की हो सकती है। जिस भी बर्तन में हम डाल देंगे ये उस शेप को अपना लेगी। लेकिन इसका आयतन, इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ठीक है। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और हमारे इंजीनियर्स के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ्लूइड वो हर चीज़ कहलाएगी
जिसमें shear डिफॉर्मेशन होगा। फ्लूइड कंसिस्ट shear डिफॉर्मेशन। तो अब सबसे पहले मैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आप सबसे बताना चाहूंगी कि shear क्या होता है। shear का मतलब वो फोर्स जो आप एक एंगल पे लगा रहे हैं। अब अगर किसी एंगल पे मैं कोई फोर्स लगा रही हूँ तो वो कॉन्स्टेंटली या फिर सीधा आगे बढ़ने की बजाय एक पर्टिकुलर एंगल पे आगे बढ़ेगी। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस मेज को यहाँ से पुश करूँ तो ये सीधा आगे जाएगी, एक पैरेलल फ्लो में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं इसको इस कोने से एक एंगल पे इसको ढकेलूं, फोर्स लगाऊं, तो आप देखेंगे कि ये एक एंगल पे आगे बढ़ेगी। अगर मैं किसी भी बॉक्स पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ तो मुझे पता है कि इसका मोशन आगे ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे इस तरह से फोर्स लगाती हूँ और ये मैं नीचे से इसको कर देती हूँ फिक्स, तो ये चीज़ टूट जाएगी और इसी को हम कहते हैं shear। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विरूपण, टूटना। तो shear डिफॉर्मेशन जहाँ जहाँ पे जिस भी पदार्थ में होगा हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ फ्लूइड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चौथा पॉइंट भी मेरे इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे फ्लूइड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को, हम एक बार क्विक रिवाइज करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहला प्रॉपर्टी है फ्लो। जो भी चीज़ फ्लो करेगी हम उसे फ्लूइड कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है जिसका शेप निश्चित ना हो, उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। तीसरा, जिस भी पदार्थ, जिस भी मैटर में shear डिफॉर्मेशन होगा उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। और सबसे खास इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हमारे फ्लूइड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फर्दर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हमारी फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज है। अब हम दूसरा अपना टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। हम अपने फ्लूइड को कितने भागों में बांट सकते हैं, हम उसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर। कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीड़ितता। कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर मैं अपने फ्लूइड्स को वही दो भागों में बांटूंगी। सबसे पहला आएगा मेरा लिक्विड, फिर आएगा गैस। जैसा कि आप इसका नेचर जानते हैं, गैस के अणु, उसके एटम्स जो होते हैं वो लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो गैस के कंपैरिजन में थोड़े सटे सटे होते हैं। इसका मतलब वो दब तो सकती है, कंप्रेस का मतलब होता है दबाने की क्षमता, वो दब तो सकती है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। अब हम यहीं पे गैस की बात करें, गैस के अणु आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी, इसकी दबाव की क्षमता लिक्विड से बहुत ज़्यादा होती है। अब हमने पढ़ लिया कंप्रेसिबिलिटी के आधार पे हम अपने फ्लूइड को दो भागों में बांट सकते हैं, लिक्विड एंड गैस। हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं इसके बिहेवियर के आधार पे। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, आप इसको ध्यान दीजिए ज़रा। बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हम इसको दो तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है मेरा रियल फ्लूइड्स और दूसरा आता है मेरा आइडियल फ्लूइड्स। अब जैसे कि इनका नाम है वैसे ही इनका काम होता है। अब पहले मैं बात करना चाहूंगी आइडियल फ्लूइड की। तो जैसे इसका नाम है आदर्श फ्लूइड, इसका बिहेवियर भी वही है। आदर्श का मतलब होता है ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं करेगा, सीधे बहाव में सॉरी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसकी विस्कोसिटी नेग्लिजिबल होगी। विस्कोसिटी एक नया टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है हाइड्रोलिक्स के लिए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो फ्लूइड, तो अब हम जैसे ही देख चुके हैं कि आइडियल फ्लूइड मतलब आदर्श, उसकी हर कंडीशन आदर्श ही रहेंगी। वेलोसिटी, फ्लो, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, हर चीज़ अगर उसकी कांस्टेंट है तो वो आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। लेकिन हम अपने रियल वर्ल्ड में आइडियल फ्लूइड एग्जिस्टेंस में नहीं रखते हैं।
हम जो भी काम करते हैं वो हमारा रियल फ्लूइड में होता है। तो जैसा रियल फ्लूइड का नाम है वही उसकी डेफिनेशन है। रियल फ्लूइड उस तरह के फ्लूइड हैं जिसमें विस्कोसिटी भी हो, वो रियल कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हो, थोड़े बहुत कंप्रेसिबल हो, उनकी डेंसिटी हो और वो अपनी शेप अपने किसी भी बर्तन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो अब हमने अपना क्लासिफिकेशन दो तरह से पढ़ा, कंप्रेसिबिलिटी और बिहेवियर। अब हमारा तीसरा जो इसका बेसिस आएगा वो आएगा न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ के आधार पर। तो न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ के आधार पर भी हमारे फ्लूइड को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा रहेगा वो फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हो और दूसरा हमारा रहेगा वो फ्लूइड जो न्यूटन के नियम को फॉलो ना करते हो। तो जो फ्लूइड न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो फ्लूइड न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि न्यूटन का लॉ होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, shear force that is tau is directly proportional to velocity gradient du over dy. In this expression, tau is shear stress which is directly proportional to velocity gradient. अब हम अपना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई। इसमें म्यू जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड्स follow this law and non-Newtonian fluids violates this law, ये इसको फॉलो नहीं करते। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे फ्लूइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ के आधार पे दो तरह का होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड जो उसके इस एक्सप्रेशन को फॉलो करते हैं और नॉन न्यूटोनियन जो उसके इस एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं करते हैं। अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ आएगा हम उसको पढ़ेंगे। इस ग्राफ में हम देखेंगे कि हम जब अपने एक एक्सिस पे शियर स्ट्रेस रखते हैं और एक एक्सिस पे अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब अगर हमारा शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा कौन सा टाइप का जो फ्लूइड है उसका नेचर क्या रहता है, ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। मैं अपनी एब्सिसा पर रखती हूँ स्ट्रेस को जो कि है मेरा शियर स्ट्रेस, ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे मैं अपना रखती हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज डी यू अपॉन डी वाई। तो अब हम अपने इस ग्राफ में न्यूटोनियन फ्लूइड को बनाते हैं। हम अपना एक बार फॉर्मूला या ध्यान रख लें। हम देख रहे हैं कि टाउ का डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड्स है। ये आ गया मेरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो कि हमारे इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे ये जो मेरी लाइन जा रही है बिल्कुल मेरे इस एक्स एक्सिस पर, इसको हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड्स, और ये जो मेरी वाई एक्सिस की लाइन है इस पे हम कह सकते हैं ये है हमारे आइडियल सॉलिड्स। अब हमने अपने इस ग्राफ में चार तरह के अपने फ्लूइड्स को पढ़ चुके हैं, आइडियल फ्लूइड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड आइडियल सॉलिड। अब अगर हम बात करें अपने
प्लास्टिक में हम जानते हैं कि हम उसको काफी शेयर दें तब कहीं जाके उसमें इलोंगेशन शुरू होगा। तो आइडियल प्लास्टिक अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ तो मैं उसको इस पॉइंट से बिल्कुल न्यूटन के लॉ को फॉलो करता हुआ बनाऊंगी। तो मेरा ये जो पॉइंट आ रहा है मैं आपको अलग से इस पे दिखाती हूँ। ये जो मेरा पॉइंट है मैं इस लाइन को कह सकती हूँ कि ये जो नेचर है ये है आइडियल प्लास्टिक का नेचर। और पॉलिटेक्निक की मैं बात नहीं कर सकती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की अगर बात करूँ तो मेरा जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें ये जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। बेसिकली अब तक का अगर मैं रिकॉर्ड देखूँ तो हर बार के पेपर में 2.5 नंबर में न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर पूछा जाता है, साथ ही उसके साथ ये ग्राफ पूछा जाता है 5 नंबर के सवाल के साथ। तो स्टूडेंट्स अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें हमने ग्राफ जो हमारा शेयर स्ट्रेस और विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट का ग्राफ था हम वो भी बना चुके हैं, जो हमारा टाउ और du/dy के बीच में था। अब हम इससे आगे चलते हैं और यहाँ से अब हमारा थोड़ा सा मेन चीज़ शुरू हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज के साथ। तो प्रॉपर्टीज प्लीज आप यहाँ से मेरे बोर्ड को फोकस करें। तो अब हमारी बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, मतलब हमारा जो फ्लूइड है उसके गुण क्या हैं। तो गुण हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो केमिकल और एक फिजिकल। केमिकल का मतलब होता है कि अगर वो किसी तरह से आपस में रिएक्ट करे, एयर से रिएक्ट करे या फिर किसी और मटेरियल से रिएक्ट करे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव आएगा, ये होती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होती है, अगर वो किसी और सतह पर चलेगा या मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा, किसी और मटेरियल के ऊपर फ्लो करेगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आएंगे वो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कहलाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का मेरे फ्लूइड पे क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम अपना प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, यहाँ पर भी मेरा फ्लूइड 2 तरह से डिवाइड हो जाएगा, लिक्विड और गैस में। तो अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो मैं अगर अपना प्रेशर को बढ़ाऊंगी तो जो मेरा वॉल्यूम है वो कम होगा। ठीक है, और अगर मैं अपने टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो मेरे लिक्विड के वॉल्यूम पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर गैस की बात करूं तो गैस के केस में अगर मैं अपने प्रेशर को बढ़ाऊंगी, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा बहुत तेज़ी के साथ। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे सिलेंडर्स के अंदर अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी जाती है तो वो प्रेशर बढ़ा के भरी जाती है। जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी उसको वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो छोटी सी जगह में आ जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो टेम्परेचर अगर मैं किसी भी गैस का बढ़ाती हूँ तो गैस बहुत जल्दी एक्सपेंड होने की कोशिश करती है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो उसका वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये जो मेरा मेन पॉइंट है, ये एक याद रखने वाला पॉइंट है। गैस के केस में जब भी मेरा प्रेशर बढ़ेगा मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब भी मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जो मेरी गैस की बेसिक डेफिनेशन होती है दैट इज PV = nRT। इसकी केस में मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यही मेरा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दैट इज P is inversely proportional to V and T is directly proportional to V।
ये जो मेरा एक पॉइंट इस आपको बात से समझ में आ रहा है और ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है। आपको इस पॉइंट को हमेशा याद रखना चाहिए कि गैस के केस में प्रेशर बढ़ाने से हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब मैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलूंगी। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में दूसरा पॉइंट आता है डेंसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं घनत्व। आप सभी लोग जानते हैं डेंसिटी को मैं रो से दर्शाती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मेरे फ्लूइड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों? केजी अपॉन मीटर क्यूब, ये होगी इसकी एसआई यूनिट। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को मैं स्मॉल w से दर्शाती हूँ। स्पेसिफिक वेट से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा वेट क्या होता है, जिसको मैं कैपिटल W से दर्शाती हूँ। वेट असल में मेरा होता है mg। इसका मतलब होता है भार, ठीक है। इसका W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर बात आती है मेरी स्पेसिफिक वेट, जिसको मैं स्मॉल w से दर्शाती हूँ। तो स्मॉल w होता है इज इक्वल टू कैपिटल W भार अपॉन वॉल्यूम। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आगे स्पेसिफिक लग जाता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो मेरी क्वांटिटी है, जो मेरी एंटिटी है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वो वॉल्यूम से डिवाइड हो रही होगी, उसका प्रति आयतन निकाला जा रहा होगा, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। अब मैं अपनी इसी तरह से चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ूंगी, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैं स्मॉल v से, स्पेसिफिक लग जाता है तो मैं अपनी उसी मेन क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी से, स्मॉल लेटर से दर्शाती हूँ। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब स्मॉल v इज इक्वल टू, जैसा आपको बताया स्पेसिफिक लग गया तो मैं अपने जो मेन वॉल्यूम है मैं उसको अब मास से करूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक वेट में मैंने डिवाइड किया है उसके वॉल्यूम से। मुझे निकालना है मेरा भार प्रति आयतन के हिसाब से कितना होगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम में मेरा वॉल्यूम प्रति मास के हिसाब से कितना होगा। तो मैं इसको इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर क्यूब अपॉन केजी। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू एम वी है, तो यहाँ पर स्मॉल v दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन रो भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इसके फॉर्मूले हो गए। अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जिसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। आप लोग इसको स्पेसिफिक डेंसिटी से ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप लोग वैसे तो उसके दोनों ही डेंसिटी, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक डेंसिटी है तो मैं इसको रो के बाद सफिक्स में एस दिखा दूं। ये मैं अपना सिंबल बना लेती हूँ, डेंसिटी का सिंबल होता है रो। स्पेसिफिक दिखाने के लिए मैं इसके नीचे छोटा सा एस लगा देती हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जिस भी फ्लूइड के लिए मुझे डेंसिटी दी गई है, और डेंसिटी ऑफ वाटर। मुझे स्पेसिफिक डेंसिटी निकालने के लिए जिस फ्लूइड की निकालनी है उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, और मुझे पानी की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो मैं जानती हूँ कि पानी की डेंसिटी हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो मेरा जो रो एस है वो जनरली होता है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देती हूँ, आपको इससे जल्दी समझ में आएगा। मुझे स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी?
इसका फॉर्मूला है स्पेसिफिक डेंसिटी का, ये इज इक्वल टू अपॉन 1000। अब मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मरकरी की डेंसिटी क्या होती है। मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6, ये तो उसमें CGS में होती है 13600। तो आफ्टर स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी हमारा 6th पॉइंट है कोहेशन। अब हम कोहेशन को जो है समझेंगे। कोहेशन का मतलब होता है कि मेरा पानी जो है वो हमेशा लेयर्स में फ्लो करता है। हमेशा आप जब ड्रॉ करते हैं तो पानी ड्रॉ भी इस तरह से करते हैं। ये जो मेरी एक सतह है उस पर इस तरह के लेयर्स में फ्लो करता है। तो जो इस आपस में जो लेयर्स में अट्रैक्शन है उसको हम कहेंगे कोहेशन। इसकी सादा सी एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि एक ही तरल, एक ही फ्लूइड के एटम्स एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, उसको कोहेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक ही फ्लूइड के इंटरनल एटम्स हैं जो वो अपने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किस वजह से? कोहेशन की वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ। ये है अडहेशन। जैसा इनका एक जैसा नाम है वैसा ही एक जैसा काम है, लेकिन इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो सरफेस और उस फ्लूइड से सबसे पहले चलने वाली लेयर के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, जब भी कोहेशन की बात आएगी मतलब पानी के अपने अणुओं के, अपने एटम्स के बीच के अट्रैक्शन की बात हो रही है। और जब भी अडहेशन की बात आएगी मतलब पानी की सबसे नीचे वाली सतह जो अपने सरफेस के ऊपर बह रही है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की बात आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि आप किसी भी बोर्ड पर कोई भी आप अपनी सतह ले, उस पर एक बूंद पानी गिराएं और फिर उस बोर्ड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दे, टेढ़ा कर दे, वो पानी की बूंद आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी। लेकिन जहाँ से वो बहना शुरू होगी वहाँ से लेकर जहाँ तक वो बहेगी वो एक पानी की सतह चिपकी हुई उस बोर्ड के साथ चलेगी। किस वजह से? अडहेशन की वजह से। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि आप लोगों ने फेविकॉल के डिब्बे खरीदे होंगे, उस पर हमेशा लिखा होता है अडहेसिव। अडहेसिव का मतलब है कि जिस सतह को आपको चिपकाना है उसके बीच में और जो फ्लूइड आप इस्तेमाल करेंगे उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसका मतलब होता है अडहेसिव। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप साइंटिफिक चीज़ें, साइंटिफिक जो वर्ड्स हैं वो आप अपनी डेली यूज़ की लाइफ में भी देखते हैं, सुनते हैं। बस हम उसको जो है थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो हम हमारी जो लाइफ है वो साइंस से बहुत जल्दी से जुड़ जाएगी। तो अब हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हिंदी में कहते हैं शयानता। ठीक है, विस्कोसिटी जो टर्म है आपने काफी सुन रखा होगा। इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। यदि मेरा पानी बह रहा है तो जैसे उसके अणुओं के बीच में अट्रैक्शन है, उसी तरह से उसकी जो सतह के ऊपर जो उसके एटम्स आएंगे वो उसको बहने से विरोध भी करेंगे। उस विरोध को हम विस्कोसिटी कहते हैं। रेजिस्टेंस टू फ्लो, बहाव से रोक। ठीक है, तो विस्कोसिटी को हम म्यू से दर्शाते हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो इसमें जो म्यू था ये यही विस्कोसिटी था। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये उस शेयर स्ट्रेस पे डिपेंड करता है जिस स्ट्रेस से पानी बह रहा होगा, और उस वेलोसिटी ग्रेडियंट पे कि कितना रास्ता उस पानी ने कवर किया। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट पढ़ते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है kg सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। आप लोग इस पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि मैक्सिमम आपके जो चैप्टर है उसमें ये विस्कोसिटी काफ़ी मैटर करेगा। काफ़ी जो आपकी इक्वेशंस बनेंगी उसमें म्यू का इस्तेमाल होगा और हमें उस म्यू की ही सहायता से काफ़ी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जो मेन चीज़ है दैट इज काइनेमैटिक
विस्कोसिटी। ठीक है, एक तो विस्कोसिटी आपको म्यू से बता दिया। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है उसको आप न्यू से लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू इज इक्वल टू होता है हमारा म्यू अपॉन रो। अब इसमें जो म्यू है ये हमारी विस्कोसिटी है और जो हमारा रो है दैट इज डेंसिटी। तो हम कह सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो हमारी ये फिजिकल प्रॉपर्टी 9 कवर हो चुकी हैं। अब हम अपनी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। इस प्रॉपर्टी को आप लोग अपने डेली लाइफ में भी बहुत बार देखते होंगे। अब हम उसको एक फिजिकल एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे। तो हमारी 10वीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है सरफेस टेंशन। अब जैसे कि इसका नाम है वही इसकी डेफिनेशन है। सरफेस पे लगने वाली टेंशन को ही हम सरफेस टेंशन कहेंगे, लेकिन किस चीज़ के सरफेस पे? फ्लूइड के सरफेस पे। कौन से सरफेस पे? इंडिपेंडेंट सरफेस पे। ये अगर मेरे किसी भी कंटेनर में मैंने पानी भर के रखा हुआ है तो सरफेस टेंशन इसकी इंडिपेंडेंट सरफेस पे लगेगी। ठीक है, अब टेंशन है इसका मतलब वो अपने आप को विरोध करेगा किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो अब इसकी डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से आपको मैं बता चुकी हूँ। अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं जिससे आपको सरफेस टेंशन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आप जब भी किसी भी पानी को किसी सतह पर डालते हैं वो एक स्फेरिकल फॉर्म में आता है हमेशा। आप एक बूंद डालेंगे वो तुरंत से अपने आप को गोल कर लेगी, आप दूसरी बूंद डालेंगे वो गोल कर लेगी, आप इस बूंद से इस बूंद को मिलाएंगे तो एक बड़ा गोला हो जाएगा, मतलब एक बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो उसकी इंडिपेंडेंट सरफेस है वो कम से कम एरिया कवर करे। ठीक है, कम से कम एरिया कवर करे, वो अपने आप को सिकोड़ के रखेगी। इसकी टेंशन यहाँ पे सभी सरफेस पे लगी हुई होगी, जिस ही वजह से ये अपने आप को कम से कम एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अब मैं आपको इस किताब में इस डायग्राम से क्लियर समझाना चाहूँगी कि जो मेरी सरफेस टेंशन है वो जितनी भी आपकी फ्री सरफेसेस होंगे सिर्फ वहीं पे लगेगी। ठीक है, अब जैसे कि मेरा एटम ए बी सी ने दिखा रखा है, मुक्त सतह आपको दिखा रखी है दैट इज इंडिपेंडेंट सरफेस, और द्रव के अणु मतलब हमारे फ्लूइड के एटम्स। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे समझ लेते हैं सरफेस टेंशन क्या होती है, कहाँ लगती है, लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सरफेस टेंशन एक ऐसी हमारी क्वांटिटी है, एक ऐसी हमारी टर्म है जिसको बिल्कुल तरह से क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में वेलोसिटी आती है, आपको पता चलता है कि हाँ कुछ चीज़ मूवमेंट में है, उसी तरह से जब भी आप लोगों के दिमाग में सरफेस टेंशन आए तो आप लोगों के दिमाग में ये इमेज बन जाए, द्रव के इंडिपेंडेंट सरफेस से में कम से कम एरिया प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। सरफेस टेंशन का सिर्फ मतलब यही होता है कि वो अपने इंडिपेंडेंट सरफेस में कम से कम एरिया को ग्रैब करे, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। पृष्ठ का मतलब उसका सरफेस है। ठीक है, जिसके कारण उसका सरफेस हमेशा टेंशन में दिखता है। आप लोगों ने एक खेल बचपन में यदि किया हो कि आप किसी भी सतह पर एक बूंद पानी गिराएं, अब उस पानी की बूंद पे ऊपर से एक उंगली रखें तो आप देखेंगे कि वो बूंद जो है वो आपकी उंगली से चिपक के उठने की कोशिश करेगी। तो इस तरह का जो टेंशन है वो सिर्फ टेंशन की वजह से अपने आप को और कम एरिया में ले जाने की कोशिश कर रही है। आप अगर उसमें पूरी उंगली ज़ोर से मार देंगे, जैसे आपके कोई भी पानी का पॉइंट है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। देखिए, आप लोग अभी मेरे टेबल पे पानी देख सकते हैं। अब ये हमेशा इस फॉर्म में है क्योंकि ये सरफेस टेंशन, इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी सरफेस टेंशन उस लाइन पर है। अब जैसे ही मैं इसमें एक हल्की सी अपनी
उंगली से टच करती हूँ तो आप देखेंगे बहुत हल्का सा, लेकिन ये मेरी उंगली पे चिपकने की, यहाँ से थोड़ा सा फोकस करिए साइड से, ये हल्का सा मेरी उंगली से चिपक के उठने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसको सरफेस जो है टेबल की सरफेस से कम एरिया मेरी उंगली की सरफेस पे मिल रहा है। इसका मतलब ये अपने आप को और सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी जो सतह है वो अपना एरिया और कम करना चाहती है। ठीक है, अब मैं आपको इसी पानी के सहारे मेरी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनका डिस्कशन करते हैं। डेंसिटी तो आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर है। मैं अपनी थोड़ी सी वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगी। कोहेशन, अडहेशन से लेते हैं। तो अडहेशन का मतलब है इस मेरे सरफेस पे और इस पानी के सबसे नीचे की लेयर पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज़ अडहेशन। ठीक है, इस पानी के इंटरनल लेयर्स में लगने वाला फोर्स, दैट इज़ कोहेशन। ठीक है, अब अगर मैं इस पानी को थोड़ा सा अपने टेबल को इंक्लाइन करूं और ये पानी बहेगा, ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी बह रहा है। तो अब ये जब पानी बह रहा है, इसकी जो एक लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर है, वो मेरे इस सरफेस से हमेशा स्टिक रहेगी। किस वजह से स्टिक रहेगी? ड्यू टू विस्कोसिटी। और बाद में जो सरफेस टेंशन है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ये जो टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हमने इस लेक्चर में पढ़ने वाले टॉपिक्स का। तो हमने अपने इस पूरे लेक्चर में सबसे पहले कवर किए हैं बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में हमने जाना कि हमें हाइड्रोलिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, हमारा हाइड्रोलिक्स हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है, हम उसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी हमने चीज़ पढ़ी मैटर। हमने जाना कि बेसिकली हमारे मैटर सिर्फ 3 तरह के होते हैं, लेकिन असल में वो 4 तरह के होते हैं। और चौथा होता है हमारा फ्लूइड, जो कि मिश्रण होता है लिक्विड और गैस का। अब मैं तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ूंगी। मैंने तीसरा पॉइंट पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। इसमें हमने जाना था कि मेरे फ्लूइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और इन सब के बीच में एक संबंध हमने देखा था अपने इस ग्राफ में, जो कि शियर स्ट्रेस और du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में बना था। इसमें हमने देखा था कि न्यूटोनियन फ्लूइड किस तरह के होंगे, नॉन न्यूटोनियन किस तरह के होंगे, आइडियल प्लास्टिक कैसी होगी। ये आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यूपी के पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे हमने इसमें चैप्टर में कवर की हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें हमने इसकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर किया है। जो हमारी टोटल 10 तरह की हमने प्रॉपर्टीज़ अपने इस आज के लेक्चर में समझी हैं, उनको कवर किया है। तो इसी टॉपिक के साथ अगर मैं यूपी बीटीई की सिलेबस की बात करूं, यूपी बीटीई के सिलेबस की बात करूं, और अपना सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, उसका चैप्टर 1 मैं कंप्लीट कर चुकी हूं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और गहनता से पढ़िए, आप वीडियो को देखिए और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोग नॉलेज ले सकते हैं। और मेरी ये जो छोटी छोटी चीज़ों को मैंने आराम से और तसल्ली से समझाया है, ये और बच्चों तक भी पहुँच सकती है। थैंक यू।